मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के परिणाम संभवतः आज यानी 3 दिसंबर के दिन देर शाम तक आने की पूर्ण संभावना है। फिलहाल अभी मतों की गणना हो रही है और हमेशा की ही तरह मतगणना प्रक्रिया पूर्ण होने से पहले ही भारत के सभी न्यूज चैनलों के द्वारा एग्जिट पोल निकाल दिया गया है। मध्य प्रदेश में अलग अलग न्यूज चैनलों ने अलग अलग सरकार बनने का दावा अपने एग्जिट पोल में किया है। अब किसके दावे में कितना दम है वो तो शाम को पता चल ही जाएगा, पर मैं आपसे भी पूछना चाह रहा हूं, चुनाव परिणाम आने से पहले कमेंट करके बताइए कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। देखना चाह रहा हूं कि कौन अनुमान सही लगा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि 2018 में कांग्रेस ने 114 सीटों के साथ सरकार बनाई थी, लेकिन विधायकों के मन और दिल बदलने से सरकार बदल गई। इस शब्द को हॉर्स ट्रेडिंग कहा जाता है, जिसमें विधायकों की खरीद फरोख्ती होती है। और मेरा यह मानना है कि स्वस्थ लोकतंत्र में जनता ने जिस पार्टी को शासन करने का आदेश दिया है उस पार्टी को विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने तक शासन करना चाहिए। अनैतिक रूप से सरकार बनाने का कोई औचित्य नहीं है। जब कोई पार्टी नियम कानून तोड़कर सरकारें बनाती हैं तो उसका प्रभाव हमारे समाज पर भी पड़ता है, क्योंकि भारत का अधिकांश युवा अपना आइडल किसी न किसी नेता को मानता है। अब अगर नेता अनैतिक कार्य कर रहा है तो आप ये यकीन मानिए कि उसका प्रभाव हमारे युवा पर भी पड़ेगा। तो युवा भी फिर नैतिक कार्य नहीं करेगा, कानून व्यवस्था पर विश्वास नहीं रखेगा और वो हर हालत में जीतने के लिए ऐसे काम करेगा जो न्याय संगत नहीं है। हमारे नेताओं पर इस पर विचार करना चाहिए कि देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं। स्वयं के लालच से देश के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। खैर, मेरा आज का मुद्दा यह है कि जो मतगणना हो रही है उसकी प्रक्रिया क्या है, और लास्ट में ये बात करेंगे कि क्या ईवीएम सेफ है या फिर ईवीएम के स्थान पर कोई दूसरी प्रणाली आनी चाहिए चुनाव कराने के लिए। पक्ष और विपक्ष में मैं तर्क रखूंगा, निर्णय आपको देना होगा। पहले ये बात करते हैं कि मतगणना कैसे होती है। उसके लिए ईवीएम को समझना जरूरी है। ईवीएम के 3 उपकरण होते हैं, वॉलेट यूनिट, वीवीपीएटी और कंट्रोल यूनिट। ये जो वॉलेट है, जिसे हम बोलते हैं बैलेट यूनिट, इसमें हम बटन दबाते हैं और जो भी प्रत्याशी को हम वोट देना चाहते हैं उसको यहाँ पर वोट दबाते हैं, जिसका रिकॉर्ड यहाँ पे दर्ज हो जाता है, जिसे हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं। इसके साथ ही जो वीवीपीएटी है, जिसे वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल कहते हैं, इससे एक पर्ची निकलती है जिससे ये सबूत आ जाए कि जो हमने बटन दबाया है उसी को वोट गया है। तो ये तो एक ईवीएम का पूरा कॉन्सेप्ट है। आइए अब हम आसान भाषा में ये समझते हैं कि मतगणना होती कैसे है। हम लोग तो वोट देकर घर चले गए। जो हमारे रिस्पॉन्सिबल अधिकारी हैं वो इन ईवीएम के उपकरणों को पैक करना शुरू करते हैं। हमने जो वोट के लिए बटन दबाया था उसका पूरा रिकॉर्ड इस उपकरण में सेव होता है, जिसे हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं। इस लिहाज से रिजल्ट घोषित करने के लिए इन 2 शेष उपकरणों की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो जो अधिकारी होता है वो इसी कंट्रोल यूनिट को बहुत अच्छे से सील पैक करके ऐसे मजबूत बॉक्सों में रख देता है, और उस एरिया की जितनी भी कंट्रोल यूनिट हैं वो एक विशेष सुरक्षित स्थान पर लाकर इकट्ठी कर दी जाती हैं कुछ इस तरह से, और बाहर CISF CRPF के जैसे कठिन पहरा होता है, जिससे कि लोग चोरी चकारी या किसी प्रकार का मैनिपुलेशन ना कर पाए, और होता भी है। मध्य प्रदेश में तो ये हालात हैं कि विपक्षी पार्टी के जो एजेंट हैं वो इस कंट्रोल रूम के सामने बैठे हैं टेंट लगा के, और पिछले 10 दिन से बैठे हुए कि कहीं किसी प्रकार का मैनिपुलेशन ना हो जाए, क्योंकि इसी में सभी प्रतिनिधियों की किस्मत पैक है। अब जब चुनाव परिणाम का समय आता है, जैसे आज 3 दिसंबर है, तो इस स्ट्रांग रूम से इन यूनिटों को उस स्थान पर ले जाया जाता है जहां पर काउंटिंग हो रही होती है, और उसे हम काउंटिंग रूम कहते हैं। काउंटिंग रूम में टेबलों से लेकर अधिकारियों की एक विशेष व्यवस्था होती है। एक काउंटिंग रूम में 14 टेबल होती हैं और प्रत्येक टेबल पर एक ईवीएम का कंट्रोल यूनिट रखा जाता है। तो इस प्रकार से एक काउंटिंग रूम में 14 ईवीएम होंगी। इसके अलावा पोस्टल बैलेट के लिए अलग से एक टेबल होगी। आरओ, प्रेक्षक और प्रत्येक के लिए एक टेबल अलग से रखी जाएगी। यहां तक कि सारणीकरण कार्य करने वाले के लिए भी एक अलग से टेबल होगी। अगर आपको लेआउट समझना है तो कुछ इस प्रकार से काउंटिंग रूम दिखाई देता है। ये एक काउंटिंग रूम है।
जिसमें 7 टेबल एक तरफ ऐसे लगी हुई हैं, जिसके ऊपर प्रत्येक में ईवीएम रखा हुआ है, यानी कि कंट्रोल यूनिट रखी हुई है। 7 टेबल इधर लगी हुई हैं, इस पर भी कंट्रोल यूनिट रखी हुई हैं। इस प्रकार से टोटल 14 कंट्रोल यूनिट है इस कमरे में। एक बार में 14 कंट्रोल यूनिट ही रखी जाती है। एक बड़ा सा बोर्ड होता है। क्यों? जितने चरण में गणना होती है तो प्रत्येक चरण में जो भी रिजल्ट आते हैं उनको इस बोर्ड पर लिखा जाता है। साथ ही साथ जो यहाँ का रिटर्निंग ऑफिसर होता है, प्रत्येक चरण के जो भी रिजल्ट आते हैं उनको वो प्रमुख चुनाव आयुक्त है उसके पास वो भेजता है। अब आप ध्यान से सुनना, पोस्टल बैलेट के लिए अलग से टेबल है, ARO के लिए अलग से टेबल है, जो क्लर्क हैं उनके लिए भी अलग से टेबल की व्यवस्था की गई है। मुद्दा यह है कि जो मेन टेबल है जहां पर कंट्रोल यूनिट रखी हुई है, ये टेबल कैसे दिखती है? ये इस प्रकार से दिखेगी। मान लो कि ये एक टेबल है जो दिख रही है आपको, यहां पर रखी हुई है कंट्रोल यूनिट। ये लाइन को समझ लेना जाली है। इस जाली के पार से जो काउंटिंग एजेंट हैं किसी पार्टी के, वो देख रहे हैं कि भैया गणना सही हो रही है या नहीं हो रही है। और जो ये व्यक्ति है ये है काउंटिंग असिस्टेंट, और इसके लिए एक होता है काउंटिंग सुपरवाइजर और एक होता है माइक्रो ऑब्जर्वर। तब जाकर इसकी गणना होती है। तो ये पूरी तरह से पारदर्शी एक प्रक्रिया है। आशा करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एक बात ध्यान रखना कि ईवीएम खुलने से पहले यानी काउंटिंग यूनिट की गणना करने से पहले जो डाक मतपत्र आते हैं उनकी गणना की जाती है। जब उनकी गणना हो जाएगी उसके 30 मिनट के बाद ही ईवीएम को खोला जाएगा। और चूंकि ईवीएम सील पैक होता है तो उसको 3 चरणों में अलग अलग तरीके से खोला जाएगा। मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं। इस वीडियो की सहायता से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ईवीएम की सील खुलती है और किस प्रकार से रिजल्ट घोषित किए जाते हैं। इस वीडियो को आप देखिए ये है एक सील पैक कंट्रोल यूनिट। पर इस कंट्रोल यूनिट की सील खोलने से पहले इसके पीछे जो बटन दिया जाता है उस बटन को चालू करके इस कंट्रोल यूनिट को स्टार्ट करना पड़ता है। जब कंट्रोल यूनिट स्टार्ट हो जाती है तो बड़ी ही सावधानी से इसके ऊपर जो सील लगी हुई है उसको काटा जाता है और सामने के ढक्कन को सावधानी पूर्वक खोला जाएगा। जैसे ढक्कन खोलेंगे तो वहां पर रिजल्ट नाम का एक बटन होता है। उस बटन को दबाते ही कंट्रोल यूनिट में जितना भी इंफॉर्मेशन है वो स्वतः ही यानी कि ऑटोमेटिक शो होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि आपको शो हो रहा है कि यह कितने तारीख का पोल है, इसका सीरियल नंबर क्या है, कुल कैंडिडेट कितने हैं तो 8 हैं। ये सब जानकारी जो वहाँ के अधिकारी टेबल पर बैठे हैं वो लिख रहे हैं। तो 8 कैंडिडेट में से टोटल कितने वोट पड़े हैं, तो इस ईवीएम में टोटल 101 वोट आपको दिख रहे हैं। अब इन 101 वोटों को 8 कैंडिडेट में बांटा जाएगा। तो मशीन कह रही है कि जो कैंडिडेट नंबर 1 है उसको 101 में केवल 6 वोट मिले हैं। ठीक इसी प्रकार से जिस कैंडिडेट का नंबर 2 था उसको 101 में से 10 वोट मिले हैं। और ये जो जानकारी है उसको यहाँ का ऑफिसर लिख रहा होता है। फिर ऐसे ही तीसरे नंबर कैंडिडेट को 8 वोट मिले हैं और इसी प्रकार से वो 8 कैंडिडेट की एक जानकारी निकालता है और उसको एक विशेष फॉर्म में लिखता है। यह पहले चरण की गणना पूरी हो गई तो एंड लिख कर आ जाएगा और एंड लिखने के बाद इस मशीन को वापस से बंद कर दिया जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे इसको स्टार्ट किया गया था। पहले इसका ढक्कन बंद करते हैं। ढक्कन बंद करने के बाद इस मशीन का जो पीछे बटन था उसको वापस से बंद करना पड़ता है। अब जो भी रिजल्ट इसमें आया है उसको जो सामने बोर्ड जिसे हमने काउंटिंग रूम में देखा था उस पर लिखते हैं। तो इस प्रकार से पहले चरण की गणना इस मशीन के द्वारा कंप्लीट हो गई। अब अगली मशीन का नंबर आएगा। तो मैं ये आशा करता हूं कि आपको बहुत ही आसान भाषा में ये समझ में आ गया होगा कि मतगणना कैसे होती है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न ये था कि क्या ईवीएम हैक हो सकता है या फिर ईवीएम सेफ है भारत में चुनाव कराने के लिए। पहले ईवीएम के इतिहास को समझिए, फिर हम आगे मुद्दों पर बात करेंगे। 1980 में भारतीय ईवीएम का आविष्कार MB हनीफा के द्वारा किया गया था। इस मशीन को 15 अक्टूबर 1980 में रजिस्टर्ड करवा दिया गया। ईवीएम सिलिकॉन से बने एक ऑपरेटिंग प्रोग्राम का इस्तेमाल करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद के द्वारा इसके उपकरणों का निर्माण किया जाता है। ईवीएम में अधिकतम 3840 मत रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। 2004 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में ईवीएम मशीन का प्रयोग किया गया था।
निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है। कुल मिला के ईवीएम एक टेम्पर प्रूफ उपकरण है। यह निर्वाचन आयोग बोल रहा है, मैं नहीं। टेम्पर प्रूफ का मतलब ना तो इसमें कोई वाईफाई कनेक्टिविटी है, ना कोई ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, ना ही कोई आउटसाइड कनेक्टिविटी है, ना इंटरनेट कनेक्शन है। इसको किसी भी प्रकार से बाहरी रूप से तो हैक नहीं किया जा सकता। रही बात मैनिपुलेशन की, तो इसको लेकर हायतौबा मची हुई होती है। कई रिपोर्ट ऐसी हैं जो ये मानते हैं कि भारत में ईवीएम ही होना चाहिए। यहाँ तक कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ईवीएम सुरक्षित है। अब लोग बोलते हैं तो ईवीएम में मैनिपुलेशन हो सकता है, चोरी हो सकती है। अरे भैया, जो कागज वाला हम लोग वोट डालते थे उसमें भी तो बूथ कैप्चरिंग होती रही है। तो इस हिसाब से ईवीएम में और कागज वाली जो वोटिंग होती है बैलेट पेपर पर, दोनों में डिफरेंस क्या है, किसमें ज्यादा मैनिपुलेट होने की संभावना रहती है, ये हमें सोचने की जरूरत है। अगर हम दोनों की तुलना करें तो किसमें ज्यादा फायदा दिखता है, ईवीएम में या फिर इसमें? तो मेरे हिसाब से जो ईवीएम के पॉइंट है वो मैं आपको गिना रहा हूं कि राष्ट्रीय चुनाव में लगभग 10,000 टन मतपत्र बचाया जाता है अगर ईवीएम का जब से प्रयोग हो रहा है तब से। यह हल्का और पोर्टेबल है, बड़ी आसानी से पैक करके लिया जा सकता है, ये इसकी विशेषता है। फर्जी मतदान से इसे बचाया जा सकता है। परिणाम को तुरंत एक ही बार में एक मेमोरी में सेव किया जा सकता है। ज़्यादा लोग नहीं लगेंगे परिणाम की गणना करने के लिए। 10 साल से भी अधिक समय पर अपनी मेमोरी सुरक्षित रख सकता है, ईवीएम की यह विशेषता है। हल्की फुल्की बैटरी से चलता है, बहुत ज़्यादा खपत भी नहीं है इसकी ऊर्जा के लिए। 15 साल तक एक ईवीएम को प्रयोग में लाया जा सकता है। ये सब ईवीएम की विशेषताएं हैं। अब पर्यावरण भी संरक्षित हो रहा है। एक पहलू अगर देखा जाए, पहले अच्छी बातें सुन लो। दूसरा, इसको पोर्टेबल है, बड़े आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। तीसरा, मतगणना एक बटन दबाते ही हो जाती है, ज्यादा लोग नहीं लगते हैं, मानवीय भूल होने की गलती कम होती है। ये सब इसकी विशेषता है ईवीएम की। पूरी दुनिया में 20 देशों में ईवीएम का चुनाव यानी कि प्रयोग किया जाता है, जिसमें भारत के अलावा ब्राजील, फिलीपींस, बेल्जियम, संयुक्त अरब अमीरात, वेनेजुएला, जॉर्डन, मालदीव, नामीबिया, नेपाल, भूटान, मिस्र, ये सब देश इसका प्रयोग कर रहे हैं। फिर अचानक से प्रश्न आएगा कि अगर ईवीएम इतनी ही सिक्योर है तो फिर विकसित देश इसका प्रयोग क्यों नहीं करते? विकसित देश का मतलब है जर्मनी, नीदरलैंड, इटली, अमेरिका इसका प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? वो ये मानते हैं कि जो ईवीएम है वो एक्यूरेट नहीं है और उसकी सिक्योरिटी अच्छी नहीं है। वो ऐसा इसलिए मान सकते हैं क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी बहुत आगे है। हमारे भारत में तो अगर हम बेसमेंट में चले जाएं तो 5G वाला जो नेट है उसका भी गोल गोल बफरिंग करने लगेगा। वहां पे तो हाई टेक्नोलॉजी है, कैमरे से लेकर सब चीजें इतनी हाई है, तो संभावना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण मैनिपुलेट हो जाएं। पर मैं फिर से बोल रहा हूं कि इसमें किसी प्रकार की बाहरी कनेक्टिविटी नहीं हो सकती। तो जो मेरा वर्डिक्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के साथ रहेगा। मेरा जो वर्डिक्ट है वो निर्वाचन आयोग पर रहेगा। और मेरा ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट और निर्वाचन आयोग में पढ़े लिखे और समझदार व्यक्ति बैठे हुए हैं, देश के भविष्य की चिंता है। बाकी कोई ऐसे बोल दे कि ईवीएम हैक हो सकता है, ये बड़ा ही अजीब लग सकता है। हाँ, ईवीएम की मशीनों को मैनिपुलेट किया जा सकता है, ये मैं भी मानता हूँ। पर रैंडम सिस्टम से जनरेट होता है, स्टैंड अलोन मशीन है, हर एक उसका एक पर्टिकुलर रैंडम सिस्टम होता है, तो उसको मैनिपुलेट करना भी बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया कि कितनी निगरानी के बीच में ये मशीनें रखी जाती हैं। इसके बावजूद भी एमपी में कई ऐसे केस सुनने को मिल रहे हैं कि जिसमें मैनिपुलेशन का प्रयास किया गया है। तो हैक होना अलग बात है, मैनिपुलेट होना अलग बात है। कैप्चरिंग कर लिया जाए वो बात अलग है, वो व्यवस्था की गड़बड़ है, ना कि ईवीएम की। तो ईवीएम हैक नहीं हो सकता, इस बात के लिए मुझे तो श्योरिटी लग रही है। बाकी मैं सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के साथ जाना चाहता हूँ। आपकी क्या राय है? क्या ईवीएम हैक हो सकता है, या फिर आगे जो चुनाव है 2024 का वो ईवीएम से होना चाहिए या वॉलेट पेपर से? कमेंट करके बताइए। जय हिंद, जय भारत।